स्टूडेंट्स, आपकी क्लास के हिस्ट्री पोर्शन के सेकंड सेक्शन के फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म के फोर्थ पार्ट फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन जावा के सारे टॉपिक्स इस वीडियो में हम कवर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ आएगी। चलिए शुरू करते हैं। फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन जावा। जावा के अंदर जो फॉरेस्ट में सुधार हुआ था, जंगलों में किस तरह से बदलाव हुए और बदलाव के बाद किस तरह के सुधार किए गए, वो हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं। स्टूडेंट्स, बात करें अगर जावा की, तो वो इंडोनेशिया के अंदर एक राइस प्रोड्यूसिंग आइलैंड के तौर पर जाना जाता है, लेकिन कुछ समय पहले वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट हुआ करते थे। जिस तरह से हमारे इंडिया में जो कॉलोनियल पावर थी 15-16 सेंचुरी में वो ब्रिटिश थी, तो उसी तरह इंडोनेशिया के अंदर जो कॉलोनियल पावर थी वो डच थे। हॉलैंड के जो निवासी हुआ करते थे उनका ही सिक्का चलता था। तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा जंगल थे, तो उन्होंने उसका प्रॉफिट लेना शुरू किया। जिस तरह से हम देखते हैं कि इंडिया में जो ब्रिटिश थे वो बड़ी मात्रा में टिम्बर का यूज़ किया करते थे रेलवे लाइन बिछाने के लिए या फिर बड़े बड़े कल कारखाने बनाने के लिए। तो उसी तरह जो डच थे वो हॉलैंड में 16 सेंचुरी में ज़्यादा से ज़्यादा टिम्बर का यूज़ करना चाहते थे अपने यूज़ के लिए। 16 सेंचुरी में जो जावा की पॉपुलेशन थी वो 3.4 मिलियन थी, मतलब कि तकरीबन 30 लाख लोग वहाँ पर रहा करते थे। बड़ी मात्रा में वहाँ पर फर्टाइल लैंड था, जो खाली प्लेन्स एरिया थे वो थे, लेकिन बावजूद उसके बहुत ज़्यादा जो लोग थे वो फॉरेस्ट पर, माउंटेन्स पर डिपेंड हुआ करते थे। 4.1 यानी कि फॉरेस्ट कटर्स इन जावा। जावा के अंदर एक कम्युनिटी ऐसी थी जिसका काम फॉरेस्ट को काटना ही था। बड़ी जल्दी और बड़ी मात्रा में वो बड़े बड़े पेड़ों को काट दिया करते थे। इस कम्युनिटी का नाम था कलांग। देखिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस था इस कम्युनिटी का उस किंगडम में। हम इनकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि जब 1755 में जो किंगडम था वो स्प्लिट हुआ, दो भागों में विभाजित किया गया, तो तकरीबन 6000 जो कलांग लोग थे उनको भी दोनों किंगडम ने बराबर डिवाइड किया कि भाई 3000 जो कलांग हैं वो आप अपने पास रखो और 3000 आपको हमको देना पड़ेगा। जिनका काम क्या था कि राजा के लिए महल बनाने में जब भी किसी टिम्बर की ज़रूरत पड़ती थी, लकड़ी काटने की जब भी ज़रूरत पड़ती थी, राजा के लिए कलांग ही फॉरेस्ट को काटा करते थे। 18 सेंचुरी में जब पूरा का पूरा जावा का कंट्रोल डच के हाथ में चला गया, तो उन्होंने भी कलांग को फॉरेस्ट काटने के लिए मजबूर किया। तो इसके विरोध में जो कलांग थे उन्होंने ब्रिटिश के ऊपर हमला किया और उनके अगेंस्ट जो रेवोल्यूशन है वो स्टार्ट किया। 1770 में जो कलांग थे उन्होंने डच के एक फोर्ट पर हमला किया और उनकी पॉलिसी को रेजिस्ट किया, लेकिन जो डच थे उन्होंने इस विद्रोह को किसी भी तरह से दबा दिया। 4.2 डच साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। 19th सेंचुरी में जब डच का वहाँ पर साम्राज्य पूरी तरह से स्थापित हो गया, तो उनको ये लगने लगा कि जिस तरह से हमने लोगों पर कंट्रोल किया है उसी प्रकार हमें जावा के फॉरेस्ट पर भी कंट्रोल करना होगा। तो उन्होंने अपनी पॉलिसी बनाई और जो लोग थे पहले फ्री थे लकड़ी काटने के लिए, अपने जानवरों को चराने के लिए, उनको अब बैन करना शुरू कर दिया। जावा का कोई भी कॉमन मैन लकड़ी नहीं काट सकता है। अगर काटेगा तो उसके लिए बाकायदा गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी और उनकी निगरानी में ही वो लकड़ी काट सकते थे। जिस तरह से इंडिया में फॉरेस्ट को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर साइंटिफिक फॉरेस्ट्री की जा रही थी, उसी तरह से जो डच थे वो भी अब चाह रहे थे कि जावा में हम भी कुछ ना कुछ इसी दिशा में कुछ पहल करें। डच को जावा में रेलवे रूट और शिप्स बनाने के लिए टिम्बर की ज़रूरत पड़ती थी, तो इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए उन्होंने जावा के अंदर फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस किया। सबसे पहले उन्होंने अपने अपने प्लान्स बनाए फॉरेस्ट को लेकर, और जो भी फॉरेस्ट लैंड था वहाँ पर अगर कोई खेती करेगा तो उसको बाकायदा टैक्स देना होगा डच को। कुछ समय बाद जो डच गवर्नमेंट थी उसने जावा के फार्मर को टैक्स से तो आज़ाद कर दिया, लेकिन ये कहा गया कि जब भी उनको लकड़ी काटने के लिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, लाइक भैंस या घोड़ा गाड़ी उपलब्ध करवाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो उन किसानों को बाकायदा वो व्यवस्था गवर्नमेंट के लिए करनी पड़ेगी। और इसी सिस्टम को नाम दिया गया ब्लैंडोंग डिएनस्टेन। टॉपिक नंबर 4.3 सामिन्स चैलेंज।
जब जावा में डचों का कंट्रोल फॉरेस्ट पर ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा तो इसका विरोध भी होना शुरू हो गया। 1819 में इसका पहली बार वहाँ के जो नागरिक थे उन्होंने विरोध किया। टीक यानी कि सागौन फॉरेस्ट के विलेज में स्थित रांदोलांतुंग गांव का जो एक निवासी था जिसका नाम सुरोनतिको सामिन था, उसने जंगलों पर जिस तरह से गवर्नमेंट का हस्तक्षेप हो रहा था, सामिन्स ने इस बात का विरोध किया। उसका मानना था कि विंड, वाटर, अर्थ और वुड ये भगवान की बनाई हुई चीज़ें हैं, इस पर गवर्नमेंट का अधिकार कैसे हो सकता है। बहुत ही जल्द जो इसका विचार था वो बड़ी संख्या में फैल गया और मूवमेंट के रूप में डेवलप हो गया। तकरीबन 3000 जो फैमिलीज़ थे वो 1907 तक इस थॉट को मानने लगे और सामिन के साथ खड़े हो गए। जब भी डच फॉरेस्ट का सर्वे करने के लिए आते तो जो सामिन्स थे वो उनके सामने ज़मीन पर लेट जाते और डच को सर्वे करने से रोकते। बड़ी संख्या में जावा के जो लोग थे वो सामिन के साथ होने लगे। उन्होंने डच को टैक्स देने से भी मना कर दिया और जो लगान वो ज़मीन का डच को दिया करते थे वो भी उन्होंने बंद कर दिया। फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वार का जो इम्पैक्ट है वो फॉरेस्ट पर भी अच्छी तरह से देखा जा सकता है। बात करें अगर इंडिया की तो इंडिया में जब फर्स्ट वर्ल्ड वार पूरे विश्व में चल रहा था तो इंडिया में जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसने सारे के सारे प्लान्स रोककर बड़ी संख्या में ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो युद्ध में काम आने वाली चीज़ें होती थी उसमें लकड़ी की ज़रूरत पड़ती थी तो वो बनाना शुरू किया। इसके लिए जो जंगल थे उनको बहुत ही कम समय में काटा गया। और इसी तरह से इंडोनेशिया में भी जब जापान का वहाँ पर कब्ज़ा नहीं हुआ था तो वो लोग जापान का विरोध कर रहे थे। वहाँ के जो लोग थे वो जापान का विरोध कर रहे थे तो उन्होंने एक पॉलिसी बनाई थी जिसका नाम था स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी। और इसके तहत उन्होंने जो आरा मशीन थी और जो टीक के पेड़ थे उनको जला दिया, बड़े बड़े ढेर बनाकर उनमें आग लगा दी। लेकिन बावजूद इसके वो जापानीज़ को इंडोनेशिया पर कब्ज़ा करने से नहीं रोक पाए। और जब इंडोनेशिया पर जापान का कब्ज़ा हुआ तो बड़ी संख्या में उन्होंने जंगलों को काटना शुरू किया। जब जावा में जो ज़मीन थी वो खाली होने लगी तो वहाँ के गांव वाले थे उन्होंने भी इसका लाभ उठाया और वो वहाँ पर खेती करने लगे। धीरे धीरे करके इस तरह से जो प्लेन एरियाज़ थे उनकी जावा के अंदर रिक्वायरमेंट होने लगी और इस तरह से जो डिफॉरेस्टेशन है वो बड़ी मात्रा में इंडोनेशिया में हुआ। Our last topic is 4.5 the developments in forestry। फॉरेस्ट्री में किस तरह से नए नए बदलाव हुए। देखिए 19 और 18 सेंचुरी में एशिया और अफ्रीका की गवर्नमेंट्स को ये पता चल गया, उनको ये अंदाज़ा हो गया कि हम जो जंगलों के पास रहने वाले लोग हैं, जो आदिवासी हैं, उनको जंगलों से दूर नहीं रख पाएंगे। तो इसलिए उनको वहाँ से अलग करने के बजाय हम ऐसा करते हैं कि जो फॉरेस्ट्स हैं उनको रिज़र्व करना शुरू कर देते हैं, उनको सुरक्षित कर देते हैं। और जो गवर्नमेंट थी उनको ये भी एहसास हो गया कि हम लोगों से दूर रह के अपनी पॉलिसी को बनाकर फॉरेस्ट को नहीं बचा सकते हैं। अगर हमको फॉरेस्ट को बचाना है तो जो लोकल लोग हैं, लोकल में रहने वाले लोग हैं, उनको हमें साथ में लेना होगा। और इसी के बाद बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हुए जिसके बाद इंडिया में, और ना सिर्फ इंडिया में बल्कि दूसरे देशों में भी फॉरेस्ट को बचाया गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी तरह से पसंद आई होगी। अगर नहीं आई है तो फिर से इस वीडियो को आप देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।